हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टू त्रिपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट मैथ्स की ओनली मैथ्स पेडागोजी नहीं ओनली मैथ्स की क्लास लूँगा। हर एक टॉपिक से जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, आज मैं उसे कवर कराऊंगा और प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक टॉपिक से मतलब टॉपिक बताऊँगा एग्जाम्पल के सहित, उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कैसा प्रश्न पूछा गया और दिखाऊंगा भी कहाँ प्रश्न किस साल पूछा गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। पहले प्लेस वैल्यू पहले हिंदी जानिए। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। नाम सुना होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान वह जातीय मान या वास्तविक मान कहते हैं। इसका नाम कईयो है, जातीय या वास्तविक भी इसका नाम है। फेस, स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है, मतलब कैसे प्रश्न बने हैं, कैसे प्रश्न पूछा गया है, मैं उसको बताऊंगा। देखिए पहले स्थानीय मान और जातीय मान में जैसे कोई एग्जांपल लिखा गया है, जैसे पूछा गया है 5 6 7 9 2 3 4 8, यह है। अब इसमें पूछा गया है में 9 का स्थानीय मान, मतलब 9 का स्थानीय मान, में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब 9 का स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान बताना जहाँ पर वो है। देखो 9 का, अब 9 देखना है कि किस इकाई के स्थान पर है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं पढ़ते हैं वैसे, तो यहाँ से पढ़ेंगे इकाई। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। कितना? ये 10,000। मतलब 9 जो है 10,000 के स्थान पर आया, मतलब 9 में 10,000 से गुणा कर देंगे। देखो 10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सही है। अब तो ये कितना आ गया? 3 4 9 का आ गया। ये इसका क्या आ गया? स्थानीय मान आ गया। इसका आ गया स्थानीय मान। यदि मैं बात करूं अब इसके जातीय मान की या वास्तविक मान जिसे कहते हैं, जिसका नाम है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसका मान है, जैसे इसी का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसी का फेस वैल्यू होता है, मतलब वास्तविक मान या जातीय मान, फेस वैल्यू जो पूछा गया है वो वही होगा, उसका वास्तविक मान ही होता है, वही संख्या ही होती है उसकी फेस वैल्यू या जातीय मान, या उसे वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछा गया है ये सुनिए। प्रश्न पूछा गया है 1 2 3 4। एक और तरीका है निकालने का, इकाई दहाई सैकड़ा अगर जिसको नहीं आता है भूल जाइए, वैसे आएगा क्यों नहीं। जैसे अगर 9 का पूछा गया है, इसमें 5 6 7 8 9 2 3, इसमें यदि 9 का इकाई का अंक पूछा जाए तो उस संख्या को लिख लीजिए और उस संख्या को ढक लीजिए, और बाएं तरफ का पूरी संख्या ढकाया और दाएं तरफ जितने अंक बचते हैं उतना जीरो बढ़ा दो। 2 अंक बचे, 2 जीरो बढ़ गया। ये आता है स्थानीय मान, ऐसे निकाला जाता है। अब स्थानीय मान और जातीय मान या वास्तविक मान से प्रश्न कैसे बने हैं पिछले साल, देखिए बताता हूँ। प्रश्न कैसे पिछले साल पूछा गया है। 7923685 में 9 का स्थानीय मान, तथा 8 के जातीय मान का योगफल, जातीय मान का योगफल इसमें पूछा गया। संख्या दी गई है, इस संख्या में पूछा है कि 9 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान का योग के स्थान पर गुणा भी कर सकता है और घटाना भी कर सकता है, कुछ भी
तो रूल्स एक ही है और बाकी अब अपने से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 9 का स्थानीय मान है तो पहले 9 का स्थानीय मान बताए हैं कि उस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को लिख लो 9 को, और 9 के राइट साइड में देख लो ये 9 है, 9 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट है, मतलब 5 अंक है, इससे 5 जीरो बढ़ जाएगा, 2 3 4 5, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब 8 का जातीय मान या वास्तविक मान भी कहते हैं, 8 का जातीय मान बराबर 8 कहाँ है, और जातीय मान वही वास्तविक मान ही होता है, मतलब कि जो भी संख्या पूछी जाए उसका वही वास्तविक मान या जातीय मान होता है, तो 8 का 8 ही होगा। अब दोनों का क्या पूछा है, दोनों का योग पूछा है, दोनों को जोड़ लो, मतलब यह 90 2 3 4 कितना है, 1 2 3 5 जीरो है, प्लस 8 बराबर जितना आया उसमें 8 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, ये यहाँ 8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो यह पहली टॉपिक खत्म होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है आज तक, ना पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ। मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से इतने क्वेश्चन बने हैं, यही कि इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, या स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, या गुणा बताइए, बस इतना ही। चलिए दूसरी टॉपिक लेते हैं। दूसरी टॉपिक आप लोग हुबहू परिचित हैं उससे, एचसीएफ और एलसीएम से। थोड़ा सा कंफ्यूज से प्रश्न पूछता है तो आप घबरा जाते हैं। अब कैसे, देखो जैसे पूछता है कि सबसे छोटा सारोगुणज, मैं बताना चाहूँगा सबसे छोटा सारोगुणज पूछता है कि सबसे छोटा सारोगुणज और सबसे बड़ा सारोगुणनखंड। तो अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर जब भी प्रश्न में पूछेगा सबसे याद रखना फ्रेंड्स, सबसे छोटा सारोगुणज, तो हम वहाँ पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। याद रखना हम वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा कैसा प्रश्न पूछा गया है, कैसे पिछले साल प्रश्न पूछा गया है। तो जहाँ पर सबसे छोटा सारोगुणज पूछा जाए वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जहाँ पर सबसे बड़ा सारोगुणज नहीं सारोगुणनखंड पूछा जाए, यहाँ गुणनखंड होता है सारोगुणनखंड, जहाँ पर सबसे बड़ा सारोगुणनखंड पूछा जाए वहाँ पर हम निकालते हैं एचसीएफ, सबसे बड़ा। देखो बड़ा मतलब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट होता है छोटा, ये। तो जहाँ पर सबसे बड़ा सारोगुणनखंड पूछा जाए वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जहाँ पर सबसे छोटा, ये देख लीजिए, जहाँ पर सबसे छोटा सारोगुणज पूछा जाए वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब बात आती है कि एलसीएम और एचसीएफ ऐसे कैसे प्रश्न बना है। देखिए मैं नोट किया हूँ हर एक टॉपिक्स को, हर एक प्रश्न को कैसे कैसे पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा या पूछा गया है। चलिए नोट करिए, जैसे लिखा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज, इससे सारोगुणज से और सबसे छोटा सबसे बड़ा सारोगुणनखंड से प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको मैं बताता हूँ और लिखता हूँ। आप मेरे साथ साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट करिएगा। देखिए कितना आसान है मैथ। इस टाइप्स के जो प्रश्न बने हैं, लिखा है 36 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज, 36 व 60 का सबसे छोटा सारोगुणज, सबसे छोटा सारोगुणज और भागे डिवाइड कर दिया है। इसमें डिवाइड क्या किया गया है, जब सारोगुणज दे दिया है, सारोगुणज जब दे दिया है तब सारोगुणनखंड बचा है। और 18 और 8 के सबसे बड़े सारोगुणनखंड, 18 और 8 के सबसे बड़े सारोगुणनखंड। ठीक, सबसे सारोगुण, ये प्रश्न पूछा, मतलब 36 व 60 का सबसे छोटा सारोगुणज, देखिए आ गया ना, सबसे छोटा सारोगुणज है। सबसे छोटा सारोगुणज का मतलब क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसका एलसीएम।
मतलब 36 और 60 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालिए, देखिए कैसे निकलता है। एलसीएम इसी तरह से निकाला जाता है, आसान है, इसी तरह सब लोग निकालेंगे। 2 18 और 2 30, फिर 2 9 2 15। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कटेगा 1 5, फिर 5 से। ठीक, इतना आया। कितना आया? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बचे। 36 का 5 में गुणा कर लो, 5 6 30, 3 5 3 15 18, 180। इतना समझ में आया? मतलब अब हम बता सकते हैं कि 36 व 60 का सबसे जो छोटा सार्वगुणज है वो कितना आया है? 180। मतलब इसके स्थान पर मैं 180 लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। प्लीज़ बताएंगे कमेंट्स में समझ में आया कि नहीं। आसानी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर, इतने के स्थान पर मैं जो सबसे छोटा सार्वगुणज निकाला हूँ, एलसीएम निकाला हूँ, उसके स्थान पर 180। अब डिवाइड करूँगा किससे? सबसे बड़े सार्वगुणनखंड से। तो 18 और 8 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यह होता है 2 3 6 त्रिक 18, यह 2 दूना 4 दूना 8। ये देखो 2 3 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 दूना 8, यह है इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या होता है? एचसीएफ में जो कॉमन रहता है, कॉमन क्या है? 2 है, अतः 2 इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। और बाकी देखो ना तो इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है, ना तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, मतलब सब कट जाएगा। मतलब कुल मिला जुला कर कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और जाहिर सी बात है जब 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 90। अतः इसका आंसर क्या होगा? 90। 90 विकल्प में दिया रहेगा। आसानी से हम इस तरह गोला रंग देंगे और खुशी होकर आएंगे। आसानी से कर सकते हैं। ये सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड में ये अंतर था, पहचान नहीं पाते थे, इसलिए मैं बताया इस टॉपिक को। ये दूसरी टॉपिक खत्म होती है। अब तीसरी आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट है अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि दिया रहता है कि इनका गुणनफल बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योगफल बताइए। पूछा गया है, टॉपिक में पूछा गया प्रश्न है। तो तीसरी टॉपिक से जो प्रश्न बनता है, जैसे गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आज मैं उसे बताऊंगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बताते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको बताऊंगा। अगर और डीपली में जानना है तो मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ, गुणनखंडों की संख्या और योगफल कैसे बताते हैं। यूट्यूब पर सर्च करिएगा गुणनखंड भाई विपुल, तो आ जाएगा आसानी से। तो चलिए गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल गुणनखंडों की संख्या, जैसे 105 है, ये बार बार पूछा गया है। 98 5 144, जैसे 105 के प्रश्न में पूछा गया है। आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्न को, 105 के गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। 105 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए या कुल गुणनखंडों की संख्या, इसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए कुछ इसके मेथड्स हैं। गुणनखंडों की संख्या पूछी है, इस कारण हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की जब संख्या पूछी है तो पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। गुणनखंड निकालने आसान का मतलब जैसे 105 है, इसे काटो, सबसे छोटे 2 से नहीं कटेगा, 8 नंबर है, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 7 से काटो, 7 एकम 7। इतना आसान है, देखिए इतना आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। 3 पच्चे 15, 35 करा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, इतना आया। अब आने के बाद क्या लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम सेम ऐसे करिएगा। 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड में बता देंगे कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी या गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए जैसे 3 है गुणे 5 है गुणे 7 है, यही है ना। और इसके पावर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, इसके पावर लगा दो। अगर 3 एक बार है तो 3 की पावर 1,
अगर 2 बार है तो 3 के पावर 2, अगर 3 बार है तो 3 पावर 3 कितने बार है, 1 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। यही मैं किया। अब देखो कुछ करना नहीं है, अगर मैं संख्या बता रहा हूँ, संख्या का मतलब गुणनखंडों की संख्या, फ्रेंड्स ध्यान दे दीजिएगा, गुणनखंडों की संख्या बता रहा हूँ, क्या गुणनखंडों की संख्या बता रहा हूँ, तो हमको उसकी घात में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर दो। गुणनखंडों की संख्या में, गुणनखंडों की संख्या यदि बता रहा हूँ, उसकी घात में एक एक जोड़ करके आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सबकी पावर में एक एक जोड़ना है, मतलब 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, आपस में क्या करना है, गुणा कर देना। 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, यही इसका क्या है, आंसर है। फ्रेंड्स इतना आसान कुछ नहीं है, जितना आसान इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान विधि नहीं है। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, लिख लीजिए। तो कुछ करना नहीं है, बस गुणनखंड निकालना है, उसके पावर में, हर एक पावर में, पावर्स की बात है, पावर में मतलब इसकी घात में एक एक जोड़ करके आपस में बीच में गुणा का चिन्ह है, मैं अपन अलग से नहीं कर रहा हूँ, एक गुणा का चिन्ह है बीच में, गुणा करके जितना भी आए वही उसकी गुणनखंडों की संख्या होगी, ये गुणनखंडों की संख्या। अगर योगफल पूछे, अब योगफल के लिए, योगफल की बात करूंगा तो ठीक है, ऐसे ही योगफल बताना है। सबसे पहले गुणनखंडों का योगफल बताना है, तो चौथी टॉपिक से गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, योगफल। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे 210 है मेरे पास एग्जाम्पल, मैं परीक्षाओं में पूछा गया है, एग्जाम्पल लिखा हूँ 210, देख लो एक बार। जी हाँ 210 है, 210 इसका पूछा है कि धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए 210 का। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका गुणनखंड तुरंत काटिए, 2 से कटेगा, 2 × 2 = 25, 105, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 × 3, फिर 5 से, फिर 7 से। देखो फिर से वही 2 × 3 × 5 × 7, पावर इसकी 1 है, 1 है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 1 कर दो। अगर 2 बार आता तो 2, 3 बार आता तो 3, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर 2 पावर रहेगा तो 2, 3 पावर रहेगा, 3 पावर का मतलब घात, ये जो है, जो मैं ये लगाया हूँ 1 1 1 1। अगर 2 रहेगा 3, अगर यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बार आता तो 2 पावर 3 लगता, तो यहाँ पर 1 बार है तो 1 बार लगा। इसको देखिए दिमाग में बैठा मत दीजिए कैसे 1 लिख दिए, तो यही कारण है इसका। अब गुणनखंडों का योगफल बताने के लिए कुछ छोटा सा, थोड़ा सा और एक नियम है, रूल है कि मतलब जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 वहाँ से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक दिया है वहाँ तक जाएंगे। बीच में जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर, मैंने कहा कि 2 पावर 0 से स्टार्ट करिए, प्लस करिए, 2 की पावर 1 कहाँ तक जाइए, जहाँ तक दिया है, तो 2 की पावर 1 तक दिया था, 2 की पावर 1 तक, इसे बंद कर लीजिए। ये रूल ऐसा, इस तरह से हम बता पाएंगे। अगर 2 की पावर मान लीजिए 4 दिया रहता, सपोज के लिए 2 की पावर 4 दिया रहता, यहाँ पर मान लीजिए, मानने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर 2 की पावर 4 है तो मैं क्या कहा, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, कहाँ तक जाइए, जहाँ तक दिया रहता है। 2 की पावर 4 तक दिया था, 2 की पावर 4। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। अब यह 2 की पावर 1 है तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 2 की पावर 1, सब में इसी तरह करेंगे और गुणे बीच में है, गुणा करेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर गुणा चिन्ह है, गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अच्छा, एक घातांक का रूल पढ़ा गया है कि यदि किसी भी संख्या के घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, ऑलवेज 1, ऑलवेज भी 1, हमेशा 1 ही होता है। तो 2 की पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 गुणे 3 की पावर 0 का मतलब कितना होगा, 3 की पावर 0 का मतलब
1 + 3, 1 + 5, 1 + 7, इसका मतलब 7 × 7, ठीक। अब उसके बाद 2 × 1 3, गुणे 3 × 4, गुणे 5 × 6, गुणे 7 × 8, 4 4 3 12, 12 6 72, 72 में 8 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 6 1 8 7 56, 56 1 57, 576। मतलब अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप देखेंगे कि 210 के गुणनखंडों का योगफल आएगा तो 576 राइट आंसर होगा। कैसे निकाला गया, मैं हर एक रूल्स जैसे जैसे तोड़कर बता दिया, जैसे जैसे आपको करना था एकदम पूरा विधिवत बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। चलिए, ये था गुणनखंडों के योगफल से प्रश्न कैसे बने हैं और कैसे बनेंगे अगले परीक्षाओं में, ये प्रश्न था। अब अगली टॉपिक संख्याओं के प्रकार। कुछ संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ संख्या हैं जैसे प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या। प्रश्न बनता है, मतलब पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, सबसे निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो संख्याओं के बारे में भी कुछ जान लेते हैं डिटेल से, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ तो जरूर जानेंगे। जैसे संख्याओं के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सब लोग झट से बता देते हैं कि सर 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, या बहुत लोग 0 से 9 तक बात करते हैं, कोई लोग 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ये प्राकृतिक संख्या। सरासर गलत है, प्राकृतिक संख्या ये नहीं होती। देखिए प्राकृतिक संख्या मैं बताऊंगा क्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक या नेचुरल। तो 5वीं टॉपिक है संख्याओं के बारे में, संख्या के प्रकार। अब देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब होता है जो गिनती की संख्याएं होती हैं। गिनती की संख्याएं मतलब जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन डॉट करते हैं इनफाइनाइट तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम गिनते हैं, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या, अगर डिफिनेशन में पूछा जाए कहीं पर तब भी लिख देना, गिनती की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर यन। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, गिनती की संख्याओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात क्लियर। और पूर्ण संख्या मतलब होता है कि अगर मैं प्राकृतिक संख्या में 0 से स्टार्ट करूं, प्राकृतिक संख्या को 0 से स्टार्ट करूं, जैसे कोई अगर गिनती कहा जाए तो कोई 0 से गिनेगा नहीं, वो 1 से गिनेगा। तो अगर उसी 1 के पहले मैं 0 से स्टार्ट कर दूं, मतलब समझ गए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं को अगर 0 से प्रारंभ किया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। तो इसको 0 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट, ये है पूर्ण संख्या। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। पहले हम सम संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद विषम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से एकदम पूरी तरह से क्या हो, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो पूरी तरह से 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखिए सम संख्या, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 576 है, अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसे हम कहेंगे एक सम संख्या है। क्या कहेंगे, सम संख्या है। अगर मान लीजिए 543 की बात करूँ, 543, तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, यह 2 से डिवाइड नहीं है, कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बचेगा, इसलिए विषम संख्या है। मतलब वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो सम संख्या, जो पूरी तरह कटे नहीं उसे विषम संख्या कहेंगे। ये फ्रेंड्स संख्याओं के प्रकार था। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। चाहे समभाज्य पूछे तब भी 2 ही होगी, समभाज्य पूछे तब भी 2। चलिए अब अगली टॉपिक से प्रश्न लेता हूँ। संख्याओं से बस इतना ही, बहुत इतना ही काफ़ी है। अब अगली टॉपिक से है, एक आता है सक्सेशन नंबर प्रोडिसेसर, मतलब उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। चलिए उत्तरवर्ती संख्याओं में अगला भाग है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरवर्ती। फ्रेंड्स ऐसी चीज़ बताऊंगा आज कि आप लोग नाम ही नहीं सुने, उत्तरवर्ती या इसका नाम है अनुवर्ती।
अनुवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। देखिए ये क्या होता है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर, उत्तर मतलब होता है, देखिए इसी के नाम में ही छिपा है फ्रेंड्स, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे तरीके से बताऊंगा कि कभी नहीं, हमेशा इस दिमाग में बैठेगा, हमेशा रहेगा। उत्तरवर्ती का उत्तर का मतलब होता है बाद, मतलब कि जो भी संख्या हमको दी, क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया रहेगा। प्रश्न मान लीजिए आया है 589, ये निम्नलिखित में इसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है, विकल्प 4 दे दिया। तो उत्तरवर्ती संख्या है और अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है, उत्तर का मतलब होता है बाद में, अनु का मतलब होता है एक उससे ज़्यादा, आगे आगे। उत्तर का मतलब होता है बाद में, मतलब बाद का मतलब ये नहीं, बाद का मतलब चाहे जहाँ, बाद का मतलब एक बाद, एक बाद मतलब एक प्लस कर देंगे उसमें। और पूर्व कहेगा, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब एक कम कर देंगे, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 590। तो यह इसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। अगर पूर्ववर्ती की बात करें, इसी से मिलता जुलता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, एक पहले, पहले का मतलब एक पहले खाली, ये नहीं। जैसे अब इसी मान लीजिए 999, 999 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा कितना 998। ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या है 998। अब फ्रेंड्स बात करें मैं अगली टॉपिक्स की। देखिए कुछ ये जो ओनली मैथ्स पैडागॉजी की नहीं, केवल मैथ्स के जितने क्वेश्चन बने थे, मतलब जितने टॉपिक्स में, थोड़ा सा कुछ और है, जैसे फार्मूला है। अगर मैं कुछ और बात करूं, जैसे आयत है, वर्ग है, या फिर कहते हैं कि आयत वर्ग के अलावा घन घनाभ है, इससे प्रश्न बने हैं और बनते भी हैं और बनेंगे भी। जैसे आयत है, आयत के बारे में जान लो, और वर्ग के बारे में जान लो। जैसे यह क्या है, ये आयत है। आयत का मतलब होता है कि 4 साइड हैं, और वर्ग का भी, वर्ग में भी क्या होती है, 4 साइड होती हैं, ठीक। इसमें भी 4 साइड है। देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में 4 साइड है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। इसमें भी 4 भुजा है और इसमें भी 4 भुजा है, दोनों में 4 4 भुजाएं हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। ये देखो, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है, ये चारों आपस में बराबर, लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं, ये आमने और सामने की बराबर है, ये आमने और सामने की बराबर है। तो यह जो फिगर है यह आयत का है, यह जो फिगर है यह आयत का है, और यह जो फिगर है यह वर्ग का है, स्क्वायर का है, यह स्क्वायर का है, और यह रेक्टेंगल का, ठीक। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, ये वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। दोनों में अंतर यही है। अगर इसके में आयत का परिमाप, आयत के परिमाप की बात को देखिए, अगर सूत्र याद है तो जो छोटे से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप आसानी से लगा सकते हैं, ये मेरा दावा है। आसानी से जो भी पूछा गया है आसानी से आप लगा सकते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई है और ये भी क्या है, लंबाई होगी, दोनों लंबाई आपस में बराबर है, और ये चौड़ाई b है और ये भी चौड़ाई b है। तो परिमाप का मतलब होता है चारों को जोड़ लो, मतलब इसकी जो भुजा है चारों को जोड़ना, वही परिमाप है। चारों को जोड़ना, जोड़ लो, 2l है, 2l प्लस 2b, 1b 2b, तो यहाँ पर 2l l 2l प्लस 2b, और 2 कॉमन लगो, 2l प्लस b, ये देखो आया। मतलब आयत का परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग, और 2 से गुणा करना, वही उसके परिमाप के बराबर आता है। ऐसा मैंने इसके साइड से निकाला, इस तरह से। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप यह भी बराबर यल है, यल है, यल है, यल है। मतलब जब इसका परिमाप पूछा जाए ना इसका, तो 4 गुणे भुजा, मतलब 1 2 3 4, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे अगर हम साइड से कर दें, साइड, यह क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल की,
तो इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है साइड का स्क्वायर एरिया, और इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल आएगा लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। घन और घनाभ की बात इस चीज़ में जान लीजिए। घन का जो आयतन होता है वो साइड का क्यूब, मतलब भुजा घातीय 3 होता है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। ये आयतन है, वॉल्यूम भी, और इसका घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे इस तरह का यह है, देखो इस तरह की आकृति बनती है, यह है LBH। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो L गुणे B गुणे H, मतलब गुणा कर लेते हैं। यह है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फ्रेंड्स, जितने भी ओनली मैथ्स के जो टॉपिक थी, मैं उसे आज ये जो आधे घंटे की वीडियो है, इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा लगभग सब। एक बार नहीं तो 2 बार अगर देख लीजिएगा ना, पूरे माइंड में सेट हो जाएगा। हूबहू ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, और जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ है। अब अगली वीडियो में कल मैं फिर इसी तरह मैथ पेडागॉजी के 2 भी क्वेश्चन पैटर्न से, पैटर्न का मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप है, जो शिक्षण का नहीं, जो शिक्षण को छोड़कर जो न्यूमेरिकल टाइप जो भी पैटर्न से संबंधित प्रश्न है, जितने भी हैं सब मैं डिटेल चर्चा करूँगा, और एक एक से मतलब कि क्या बताऊँ, मतलब ट्रिक से बताऊँगा कि आप जाएंगे हूबहू वही करके आएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा। जो भी फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर मेरे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।